हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एफडीआई पॉलिसी में रिसेंटली कुछ चेंज इंट्रोड्यूस किए गए। इन चेंजेस का पर्पस था कि भारत में एफडीआई के फ्लो को बढ़ाना। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो एफडीआई की पॉलिसी में चेंज हुई, क्या इसका पर्पस केवल चीन को सेटिस्फाई करना था कि अब आपकी कंपनियों के लिए भारत का मार्केट खुल गया है? क्योंकि इस बीच में जो निवेश हुए वो बहुत कम है। जितना निवेश इंडिया में एफडीआई का आ रहा है उसका केवल 1% है। तो अभी जो चेंजेस आ रहे हैं इसको एक इश्यू बनाकर द हिंदू ने रिसेंटली पब्लिश किया और हमें इस पूरी पॉलिसी को थोड़ी गहराई से जानने और समझने की जरूरत है। इसका संबंध केवल इकोनॉमी से नहीं है, बल्कि इसका संबंध बायलैटरल रिलेशन और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से जुड़ता है। समझते हैं पूरा क्या है। तो यहां जो पूरा मैटर जुड़ता है वो प्रेस नोट 3 से है। प्रेस नोट 3, प्रेस नोट ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसे भारत सरकार इश्यू करती है और इसका ऑब्जेक्टिव पॉलिसी को क्लैरिफाई करना होता है। खासकर जब हम एफडीआई की बात करते हैं, जो एक विदेशी निवेश है, संस्थागत विदेशी निवेश है, लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है और इस तरह के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इसे एफडीआई कहते हैं। तो प्रेस नोट 3 एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जिसे गवर्नमेंट लेकर आई और एफडीआई की पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया, कठोर बनाया था। ये पॉलिसी कब आती है? तो ये पॉलिसी को भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, जब पूरे इंडिया में कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा था। इस समय हमारी जितनी कंपनियां थी उनके मार्केट वैल्यू कम हो गए और एक थ्रेट आ गया कि कहीं मल्टीनेशनल कंपनी और चाइनीज कंपनी इनका टेक ओवर ना कर लें। अब टेक ओवर होने से इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से चाइनीज कंपनियों के कंट्रोल में चली जाती और इस बात को रोकने के लिए, इसी बात को रोकने के लिए अप्रैल 2020 में ये प्रेस नोट 3 आया और इसमें कहा गया कि भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले किसी भी एंटिटीज को गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, चाहे वो चाइना से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल, भूटान या म्यांमार से। तो अगर यहां पर हम इमेजिन करें कि ये हमारा इंडिया है और कुछ इस तरह से हमारे नेबरहुड कंट्री बनते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे नेबरहुड कंट्रीज में खासकर आज भी पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हॉस्टाइल हैं। ये संबंध अभी तक बेहतर नहीं हुए हैं, लेकिन चाइना के साथ अब संबंध को बेहतर बनाया जा रहा है और इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि अजित डोभाल की भी विजिट हो चुकी है चाइना में। तो इसके पहले, प्रेस नोट 3 के पहले ये प्रोविजन था कि केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन्हीं दोनों देशों के एंटिटीज के एफडीआई को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता। लेकिन कोविड के दौरान चाइना को भी इसमें शामिल किया गया, नेपाल, भूटान और म्यांमार को भी शामिल किया गया। इस तरह से जो एफडीआई का रूट था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया। अब स्ट्रिक्ट बनाने का पर्पस क्लियर था, कंपनियों को बचाना था। इस बीच गलवान वैली हुआ और कुल मिलाकर संबंध और खराब हुए, रिलेशनशिप और बिगड़ गए। तो गलवान वैली इस प्रेस नोट के बाद हुआ है, ना कि पहले हुआ है। आते हैं, इस बीच एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि अनअकैडमी पर मेरी प्लस स्पेशल क्लासेस चल रही है। स्पेशल क्लासेस मींस फ्री कोर्सेज चल रही है। उस फ्री कोर्सेज में मैं पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इवन अदर सब्जेक्ट्स के क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करें, सर्च करें कन्हैया झा, और किसी भी कोर्स को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है तो इस पर आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस भी यहाँ पे चलती हैं। इसी में आंसर राइटिंग भी सिखाए जाते हैं। यूट्यूब वीडियो के सारे कंटेंट ग्रुप पर अवेलेबल हैं और ये ग्रुप का टेलीग्राम आईडी है। इसको स्कैन करेंगे तो सीधा ग्रुप में लैंड हो जाएंगे। और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को आप परचेज करना चाह रहे हो या आपके कोई जानने वाले, तो केझा 10 कोड यूज करेंगे, डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। ऐसे नीडी स्टूडेंट जो वास्तव में कोर्स करना चाह रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, अनअकैडमी इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर दोज स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है ऐसे बच्चों के लिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो अभी क्या हुआ, मार्च 2026 में गवर्नमेंट ने ये देखा कि अब हमारे रिलेशन थोड़े बेहतर हो रहे हैं।
तो सरकार ने फिर से प्रेस नोट 3 को रिव्यू किया और इसके प्रोविजंस को रिलैक्स किया। अब ये कहा गया कि किसी फॉरेन एंटिटीज में, लैंड बॉर्डर कंट्री बेस्ड एंटिटी में हिस्सेदारी अगर सरकार की 10% से कम है तो ऐसे कंडीशंस में इंडिया में एफडीआई ऑटोमेटेड रूट से हो सकता है। सपोज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चाइनीज कंपनी यहां पर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या किसी भी सेक्टर में, और वहां पर चाइना के गवर्नमेंट का शेयर 10% से कम है, इन दैट केस ये ऑटोमेटिक रूट मतलब बिना गवर्नमेंट के परमिशन से इंडिया में काम कर सकते हैं। तो जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां चाइना की चाह रही हैं कि वो इंडिया में आए, इंडिया के बड़े मार्केट हैं, यहाँ पर हम अपने इन्वेस्टमेंट करें, हम अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करें, हम अपने गुड्स को सेल आउट करें। तो अब इसी बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट से मतलब कि प्रायर अप्रूवल को हटा दिया है ऐसे कंपनियों में जहां पर 10% से कम गवर्नमेंट का शेयर है, और इसका पर्पस यह है कि इन्वेस्टमेंट को, एफडीआई को ज्यादा बढ़ाना। अब यहीं पर हम थोड़ा इसका देख लें कि आखिर ये किया क्यों गया। तो करने का सीधा इकोनॉमिक डायमेंशन अगर देखें तो ये मिलता है कि इसका पर्पस था कि भाई हमारा जो एफडीआई है वो उसका फ्लो बढ़ाना, देश में निवेश को आकर्षित करना, और इसका फायदा मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। अगर हम डेटा देखें तो हमारा निवेश इस रूट से लगभग 4,895 करोड़ आया, जो एक लंपसम अमाउंट है इसके तहत आया। और जो सेक्टर जहां आए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, सब में थोड़े थोड़े निवेश आए। अब चलते हैं इसका क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं कि क्या ये निवेश उतना रहा जितना हमने सोचा था। तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं। अगर हम पूरे निवेश को देखें जो लगभग 5,000 करोड़ है, वो अगर पूरी ईयर को अगर कंपेयर करें 2025 और 6 को, तो इसका जस्ट अबाउट 1% है। मतलब निवेश क्या है, तो जो इस रूट से आया रिव्यू करने के बाद वो जस्ट अबाउट 1% है। हमारे अभी भी निवेश इस रूट से नहीं आ रहे हैं। अगर हम डिटेल टेबल को देखें तो 2025 का डेटा कहता है कि आज भी हमारे पास मॉरिशस से ज्यादा एफडीआई फ्लो हो रहा है, सिंगापुर से ज्यादा आ रहे हैं, यूएस से ज्यादा आ रहे हैं। तो टॉप 3 कंट्री मॉरिशस, सिंगापुर और यूएस बना हुआ है। अगर चाइना को यहां खोजे भी तो ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो फिर क्या फायदा हुआ इस रिलैक्सेशन का? तो इस रिलैक्सेशन का हमें यहां पर क्रिटिसिज्म ओवर नहीं करना है, बल्कि रिलेवेंस पे चलना है और समझना है दुनिया में चल क्या रहा है इस चीज को। ये कुछ इंडिकेटर हैं, ये भी बता रहे हैं कि देखो फायदा क्या हुआ। अगर इसको समझना है तो हमें इसको थोड़े बड़े जो है कैनवास पे देखना पड़ेगा। किसी छोटे फ्रेम में ये फिट नहीं हो पाएगा। देखो, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें एफडीआई के फ्लो का, तो पिछले 20 सालों का, 30 सालों का डेटा ये कहता है कि 2005 से 14 तक एफडीआई का फ्लो 298 बिलियन था, जो 14 टू 2023 बढ़कर 596 बिलियन हो गया। लगभग 2x का ग्रोथ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। एवरेज ग्रोथ, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी लगभग डबल दिखाई पड़ रहा है। तो ये डेटा बता रहा है कि एफडीआई में हमारा प्रोग्रेस ठीक रहा। लेकिन चाइना के साथ रिलैक्सेशन देने के बाद भी 1% आ रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने बायलैटरल रिलेशन को और रोबस्ट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा चाइना, रसिया, इनके साथ एक बेहतर रिलेशन बने। और जो दुनिया में अभी उठापटक चल रही है, खासकर यूएस की दादागिरी, अब यूएस पूरी तरह से दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है। ऐसे कंडीशन में यूएस की डिक्टेटरशिप को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो हमें अपने पार्टनर्स को खोजने पड़ेंगे। और इस समस्या का सामना केवल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाइना भी सेम कर रहा है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौटिल्य कह चुके हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी आज डायनामिक हो चुकी है। चीन के लिए भी हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए भी हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। विन विन सिचुएशन बनने वाला है, और ये विन विन सिचुएशन मैनिफेस्ट होने वाला है ब्रिक्स 2026 में। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरत है
कि हम अपने इंडिपेंडेंस को बनाएं और इंडिपेंडेंस स्ट्रेटजी से बनती है। आने वाले समय में देखेंगे कि ये कितना फ्रूटफुल रहता है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। तैयारी करते रहें और करंट अफेयर इसी तरह से हम लोग होलिस्टिक डिबेट करते रहेंगे, हर एक डायमेंशन, प्रॉस कॉन्स और आउटकम्स को भी समझते रहेंगे।